ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले 3 महीनों यानी कि अप्रैल मई जून 2025 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाले 3 महीने का कालखंड मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा त्रिमासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः आने वाले 3 महीनों में जो गोचरीय स्थिति हो रही है ग्रहों की, उस पर आधारित होता है। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं महीने में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, करियर आदि, उस पर एक प्रभाव या एक विवेचन करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा पर आधारित, चंद्रमा की गति पर आधारित डे टू डे एक्टिविटीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसका एक विवेचन करता हूँ। और ग्रहों के गोचर स्थिति पर भी वीडियोज आते ही रहती हैं। लेकिन इन सब में से त्रिमासिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि 3 महीनों में ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित क्या अच्छा क्या बुरा होगा, क्या संभावित हो सकता है, इसको जानने में मदद करते हैं। और जो व्यक्ति समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, कोई मैजिक वैंड नहीं है कि आपने घुमाया और करोड़पति बन गए, जो ये समझता है कि ज्योतिष ग्रहों की स्थिति के द्वारा एक मार्गदर्शन की विद्या है, उनके लिए त्रिमासिक राशिफल बहुत विशेष होते हैं, ताकि आने वाले समय में अपने आप को ग्रहों के अनुरूप ढाल सके, उनकी ऊर्जा के अनुरूप अपने आप को ढाल सके, ऊर्जा को समझ सके और आगे बढ़ा जा सके। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है, इसमें बहुत कुछ बड़ा हो रहा है। जहाँ एक और अप्रैल के महीने में मंगल बहुत टाइम बाद राशि परिवर्तन करेंगे और सामान्य तौर पर उसी जगह पर आ जाएंगे जिसमें उन्होंने 20 अक्टूबर 2024 में प्रवेश किया था, क्योंकि वो वक्री हो गए थे, तो दोबारा कर्क में ही प्रवेश कर जाएंगे। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे हिसाब से मीन के लिए एक योग कारक ग्रह की तरह है मंगल। और अप्रैल के ही महीने में सूर्य उच्च के हो जाएंगे। मई का महीना तो बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा, जहाँ पे बृहस्पति जो खुद आपके लग्नेश हैं, राहु केतु 3 बड़े ग्रह राशि बदल रहे हैं और 4 दिन के अंतराल में हो रहा है। और जून का महीना बृहस्पति सूर्य का गोचर 7 में होगा, यानी कि युति होगी और अंगारक दोष भी बनने वाला है। तो बहुत कुछ घट रहा है इन 3 महीनों के कालखंड में, और उन्हीं चीज़ों की विवेचना करने का मैं अपने स्तर पर प्रयास करूंगा। फिर से समझाने का प्रयत्न कर सकता हूं कि राशिफल अलग अलग नहीं बन सकते। आपकी लग्न राशि मीन है, चंद्र राशि मीन है, कोई बोलता है मेरी जोडिएक मीन है, कोई बोलता है मेरा सनसाइन मीन है, कोई बोलता है मेरा नाम राशि मीन है। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपको कहाँ से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है वहां से देखिए। इसके साथ ही मैं हर बार ये बताता हूं कि मेरे हिसाब से लग्न राशि, कई लोग पूछते हैं आपके, मैं बोल रहा हूं कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। अब किसी को नहीं मानना या कोई नहीं मानता है, उसको नहीं रिलेट करता लग्न राशि से, तो जहां से आपको रिलेट करता है वहां से देख सकते हैं। वैदिक ज्योतिष लग्न आधारित है, लग्न सबसे सटीक होता है अगर लग्न सही है आपका तो। क्योंकि लग्न में क्या होता है, अगर आपका टाइम करेक्ट नहीं है तो आपका लग्न करेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपका समय पूरा अच्छा है, आपको पता है, तो लग्न से देखिए, नहीं पता तो आप चंद्र राशि से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बस अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। तो शुरू करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिमासिक राशिफल का। वीडियो के अंत में हमेशा की तरह कुछ उपाय भी बताऊंगा। शुरू करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। अप्रैल का महीना तो बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पे मंगल का गोचर होगा, और मंगल, मैंने हर बार कहा है कि मेरे हिसाब से मीन के लिए एक योग कारक ग्रह की ही भूमिका निभाते हैं। तो मंगल 3 तारीख को ही राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे, कर्क में। अब यहाँ पे वो नीच की अवस्था में हो गए। अब नीच का ग्रह क्या बुरा होता है? मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ कि नीच का ग्रह बुरा नहीं होता। लेकिन उसको नीच का क्यों कहते हैं? कहीं पे एक बार कमेंट आया था, तब उसी का मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि नीच को कोई पूछा था, इसको नीच का क्यों कहते हैं। देखिए, क्योंकि ये शास्त्रोक्त है। शास्त्र में हर ग्रह की एक उच्च की राशि, एक नीच की राशि बताई गई है। तो वैसे ही मंगल की उच्च की राशि एकदम इससे सप्तम वाली होती है, यानी कि मकर, और उच्च की राशि से सप्तक होती है, समसप्तक में जो राशि बढ़ती है वो होती है उनकी नीच की राशि। अब नीच का मतलब ये नहीं होता कि गिरा हुआ। हम नीच का जब आम भाषा में बात करते हैं कि वो नीच स्वभाव का है, तो यानी कि गिरा हुआ है ऐसा। लेकिन संस्कृत एक भाषा है जिसमें एक वर्ड के, एक शब्द के कई मीनिंग निकलते हैं। तो नीच का मतलब एक हीन भी होता है, यानी कि वो व्यक्ति या वो ग्रह हीन भावना है, उसकी जो अच्छी क्वालिटीज है वो कम हो गई, वो हीन प्रकार का ग्रह हो गया। हर एक ग्रह की
कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ बुरी क्वालिटीज़ होती हैं। जो जब ग्रह कोई नीच का होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे सकता। वो अपने स्वामित्व का जहाँ पे प्रभाव डाल रहा है, बल्कि आज के टाइम में तो नीच का ग्रह और स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन उसके जो अपने नेचुरल नेगेटिव सिग्निफिकेंस हैं, वो और प्रबलता से सामने आते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। हर ग्रह के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, मैं उस पर आऊँगा कि मंगल के नेगेटिव यहाँ पे एस्पेक्ट क्या आपको तंग करेंगे। लेकिन अदरवाइज देखें, आपके एक प्रकार के योग कारक ग्रह पंचम में आना बहुत अच्छा है और वो आपके भाग्येश हैं और लक्ष्मी स्थान के स्वामी। तो भाग्येश का अपने से नवम में बैठना ये अपने आप में भाग्य योग बनाता है। नवम के स्वामी नवम से नवम में है, भाग्य योग बनाता है। इसके साथ ही ये आपको किसी तीर्थ स्थल के दर्शन भी करवाएंगे और लक्ष्मी योग भी बन जाता है। तो धन प्राप्ति के लिए यहीं से एक बहुत अच्छा अवसर आपका दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि पंचम भाव है, मंगल का भाव है, तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आदि में आपको सहायता प्राप्त होगी। और मंगल एक आपके धनेश भी हैं, तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है और धन स्थान को देख रहे हैं, सॉरी धन स्थान के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान में आकर बैठ गए। ये अपने आप में बता रहा है कि ये बहुत उच्च कोटि का धन योग आपके लिए बन रहा है। यहाँ पे मंगल क्या है ना, वो गति प्रदान करने वाले ग्रह हैं, बल पराक्रम प्रदान करने वाले ग्रह हैं। तो ये आपके थॉट प्रोसेस का, सोचने का तरीका भी है। तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस, जो नहीं कर पा रहे थे, जिस चीज़ को लेकर हिम्मत हार गए थे, उन चीज़ों में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पर यहाँ पर जो रिलेशनशिप में है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लड़ाई झगड़े ब्रेकअप्स आदि हो सकते हैं। और इसके साथ ही गुस्सा थोड़ा सा आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। मैं आऊँगा उस चीज़ पर कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। मंगल की दृष्टियों का प्रभाव भी होता है और मंगल वक्री चल रहे थे और पतित भी हो गए थे 20 अक्टूबर से, आपके चौथे घर में गिर गए थे जनवरी में। कई लोग आप में से प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे होंगे, इवन वाहन भी खरीदना चाह रहे होंगे, लेकिन बहुत विघ्न आ रहे होंगे, नहीं खरीद पा रहे होंगे, बजट नहीं बैठता होगा, कोई और प्रॉब्लम आ जाती होगी। आपको जो गाड़ी पसंद आई उसका मॉडल नहीं अवेलेबल है या कोई और दिक्कत आ गई। तो अगर आप घर या गाड़ी लेना चाह रहे थे और मंगल की अवस्था आप थोड़ी सी बेटर हो गई है, वो चौथे से दूसरे में आ गए, तो अगर कोई वाहन, गाड़ी या कोई घर, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे तो उसका भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ बन जाता है, वो ले सकते हैं। मंगल का प्रभाव एक अष्टम पर होगा। कितना अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि मैं आऊँगा उस पर कि अचानक से बड़ी धन प्राप्ति का योग क्यों बन रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो धनेश ही और भाग्येश ही, यानी कि धन स्थान लक्ष्मी स्थान में बैठकर अष्टम को देख रहे हैं। अष्टम में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, या इतने सारे कह रहा हूँ, मंगल का प्रभाव इस प्रकार से आ रहा है, तो ना कोई नया इनकम का स्रोत खुल सकता है जिसके बारे में आपको भी शायद पता नहीं होगा। बल्कि आपको पता नहीं क्या, बल्कि आप रेडी नहीं होंगे, आप सोच नहीं रहे होंगे। कभी कभी होता है कि हम कर कुछ और रहे होते हैं या करना कुछ और चाहते हैं और रास्ता कहीं और का हमें मिल जाता है, यानी कि जीवन कोई और आधार तय कर देता है। तो यहाँ पे कुछ नए स्रोत पैसे के खुल सकते हैं। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, अष्टम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अष्टम से अष्टम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और मंगल यहाँ के स्वामी है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ और मंगल का प्रभाव, यानी कि आपकी अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो उस पर आपको कंस्ट्रक्शन आदि कराने का अवसर मिलेगा। अच्छा है, लेकिन मंगल नीच के और अष्टम को देख रहे हैं, थोड़ा सा इम्पल्सिव कम रहिएगा, इम्पल्सिवनेस ज़्यादा रहेगी और पैसा किसी को दीजिएगा मत और एकदम कहीं पे पैसा लगाने का विचार भी मत कीजिएगा। मंगल का अगला जो प्रभाव है वो रहेगा लाभ स्थान पर, और यहाँ पे उनकी उच्च की राशि है। ये मैं कह रहा था कि बहुत उच्च कोटि का आपका स्ट्रॉन्ग बड़ा धन योग बन रहा है, जिसमें बहुत बड़े धन की प्राप्ति होगी। मैं हमेशा कुंडली में ग्रुप ऑफ हाउसेस बताता हूँ, उपचय भाव 3, 6, 10, 11, त्रिषढ़ाय, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, वैसे ही पनफरा भाव होते हैं 2, 5, 8 और 11। इनका अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बहुत बड़े धन की प्राप्ति होती है। कैसे हो रहा है? दूसरे घर के स्वामी मंगल पंचम में बैठे हैं, कनेक्शन हो गया, 8वें घर को देख रहे हैं, कनेक्शन हो गया, 11वें घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पे मीन वालों के लिए बहुत बड़े धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है, बहुत बड़े धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो अच्छा है। और मंगल की उच्च की राशि है तो इच्छाओं की पूर्ति, बहुत टाइम से अगर कोई काम करना चाह रहे थे, उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, अटक रहे थे काम, वो कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। और मंगल यहाँ से 12वें घर को भी दिख रहे हैं। कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं, हो सकता है प्रॉपर्टी पे ही खर्चा हो जाए, गाड़ी कोई ले ले, लेकिन अदरवाइज कुछ अच्छे खर्चे भी होंगे। लेकिन मंगल का प्रभाव 12वें घर पर है तो कुछ ज़ाया भी आप चीज़ें करेंगे, मतलब कि बेफिजूल के खर्चे भी करेंगे। धन स्थान के स्वामी है और लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, 12वें घर को देखना, यानी कि विदेश से पैसा आएगा।
गुप्त धन की वृद्धि, अष्टम पर प्रभाव, 12वें पर प्रभाव, गुप्त धन की वृद्धि। और स्टूडेंट जो विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनको यहाँ पे लाभ मिलेगा, क्योंकि पंचम में बैठा ग्रह 12वें घर को कनेक्ट कर रहा है, तो जो स्टूडेंट विदेश में जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनको अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये भी आपके लिए ठीक ही है, अच्छा ही है। इसके साथ ही बिजनेस जो लोग करते हैं उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि सप्तम से लाभ में मंगल है, धनेश लाभ स्थान को देख रहे हैं और भाग्य स्थान के स्वामी सप्तम से लाभ में, तो बिजनेस में बहुत तेज गति से पैसा आएगा। और क्योंकि वो लाभ स्थान को भी देख रहे हैं 10वें से दूसरा, तो आप अगर जॉब करते हैं तो उसमें इंक्रीमेंट वगैरह के चांसेस भी बन जाते हैं। और क्योंकि वो 10वें से 12वें के स्वामी और 10वें से अष्टम में बैठे, दोनों ही अंत दिखाते हैं, तो या तो ट्रांसफर का योग बनेगा आपका, और अगर आप जॉब चेंज करने के इच्छुक हैं तो ये मंगल अप्रैल के शुरुआती भाग में ही जॉब चेंज करने का आपको एक अवसर देंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा मंगल नीच के हैं, तो उनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊंगा। लेकिन जो नेगेटिव मंगल है ना, हीन भावना वाला मंगल यानी कि नीच का मंगल, वो होता है गुस्सैल, लड़ाई झगड़ा करने वाला, निंदात्मक, व्यंगात्मक, दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों को नीचे दिखाना, ये नेगेटिव मंगल होता है। पॉजिटिव मंगल क्या होता है, उदार, लीडर, दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों के लिए बड़ा करना, दूसरों को रास्ता दिखाना, ये सब अच्छे मंगल की निशानी होती है। तो इसीलिए ये जो मंगल नीच के हैं, आप पंचम में हैं, तो इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। क्या होगा, आप बहुत निंदात्मक हो सकते हैं, आप बहुत कंपेयर करना शुरू कर देंगे, उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है, उसके कारण एक हीन भावना आ जाती है, जलन की भावना। और पंचम में मंगल है, पंचम थॉट प्रोसेस का भाव है, तो बहुत गुस्सा आएगा आपको, बहुत ज़्यादा गुस्सा, अत्यधिक गुस्सा रहेगा, अत्यधिक फ्रस्ट्रेशन रहेगी, उस पर आपको कंट्रोल करना है। मंगल का प्रभाव अष्टम पर है, इम्पल्सिवनेस दिखाता है जैसा मैंने कहा, और एक कभी कभी व्यक्ति के अंदर ईगो भी आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। और उनका एक प्रभाव लाभ स्थान पर है, ये बड़े भाई बहनों से संबंध बिगाड़ता है, दोस्तों से संबंध बिगाड़ सकता है, और एक प्रकार से बहुत लालच भी कभी कभी ये क्रिएट करता है। और मंगल का एक प्रभाव 12वें घर पर, ये भी कहीं ना कहीं बैड इन्वेस्टमेंट्स या फिर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हुए दिखाते हैं। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है ना नीच के मंगल के, उनसे आपको बचने का प्रयास करना है। इसके बाद 2 बदलाव होंगे, परिवर्तन तो नहीं होंगे लेकिन बदलाव होंगे। 7 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे, आपके लग्न में ही बैठे हैं। अब वो नीच के भी थे, मार्गी भी हो रहे, अब वक्री भी थे, अब वो 7 तारीख को मार्गी होंगे, वो आपके बाधकेश भी हैं। तो जो बहुत आप में से कई लोग फरवरी मार्च से ना बहुत कुछ प्लान करके बैठे होंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर प्लानिंग भी कभी कभी बीच में आके अटक जाती होगी, तो एग्जीक्यूशन तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें दूर होंगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, बुध मार्गी हो गए, और जो बहुत ज़्यादा मन विचलित चल रहा था, डिप्रेस चल रहा था, या फिर एंग्जाइटी चल रही थी, धीरे धीरे करके कम होगी। और 13 तारीख को शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे, और वो भी क्योंकि आपके अष्टमेश हैं, वो वक्री चल रहे थे, बहुत अनिश्चितता, बहुत लोग परेशान हो जाते होंगे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, मैरिड लाइफ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा। अब वो भी यहाँ से धीरे धीरे करके दूर होना शुरू होगा, प्रॉब्लम दूर होना शुरू होंगी। और शुक्र मार्गी हो गए हैं, तो ये धन की वृद्धि, क्योंकि शुक्र लग्न में है और उच्च के हैं, तो बहुत अचानक से कोई धन का लाभ, और कोई बहुत महंगी सी वस्तु घर में भी आप ला सकते हैं, कोई लग्जूरियस चीज़ अपने घर में ला सकते हैं। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, वो होगा 14 अप्रैल को, और सूर्य आपके धन स्थान में आकर बैठ जाएंगे। और उच्च अवस्था के, साल में एक बार उच्च के होते हैं, वो अप्रैल का ही टाइम होता है हमेशा। 14 अप्रैल को सूर्य आपके धन स्थान में आ जाएंगे। दूसरे घर के सूर्य ठीक ठाक माने गए हैं, क्योंकि यहाँ पे वो उच्च के हो गए, तो धन की वृद्धि दिखाता ही है। सूर्य है दूसरे घर में है, यानी कि सरकारी जॉब, सरकारी लाभ, आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, सरकारी जॉब करते ही हैं, उसमें कुछ इंक्रीमेंट या प्रमोशन चाह रहे थे, बहुत अच्छा है। पंचम से केंद्र भाव है, स्टूडेंट्स जिनका कोई सरकारी एग्जाम पढ़ता है, या स्टूडेंट कोई सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे घर में सूर्य का आना, जो छठे घर के स्वामी है, अर्थ त्रिकोण, कार्य क्षेत्र में, और सूर्य प्रमोशन के कारक है, बहुत स्ट्रांग यहाँ पे प्रमोशन के योग आपके बन जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे घर के सूर्य कभी कभी राजदंड दिखाते हैं, तो हो सकता है कुछ टैक्स आदि का इशू, इस प्रकार की चीज़ें आपको तंग करे, कुछ सरकारी काम के लिए पैसा खर्च करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही सूर्य दूसरे घर में कभी कभी कुटुंब में भी दिक्कत दिखाते हैं, व्यक्ति के जो कुटुंब है, परिवार है उसका, उसमें थोड़ा सा ईगो क्लैशेस, पैसों को लेकर दिक्कत, ये हो सकता है। तो अपने कुटुंब पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य उग्रता है, तो वाणी में भी ना बहुत कड़वाहट आ जाती है, तो अपनी वाणी पर भी कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन सरकार से लाभ, सरकार से कुछ काम बनने,
सरकारी काम बनने, सरकारी काम मिलने, इन सब के लिए बहुत अच्छा योग ये बन जाता है। यहाँ से सूर्य भी अष्टम को देखेंगे, मंगल भी अष्टम को देखेंगे। अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा, स्पेशली अगर पेट के रोग बहुत रहते हैं, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। गुप्त धन की वृद्धि होगी, पर फिर से कहूँगा कि जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे पैसा मत लगाइएगा। सूर्य आपके छठे घर के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी अपने से त्रिकोण में दूसरे घर में। कोई लीगल केस चल रहा था, लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रही थी, उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। दूसरे घर के सूर्य कभी कभी आइज की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, तो अपनी आंखों की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए किसी चिकित्सक से मिल लीजिएगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। जो नेगेटिव चीज़ें मैंने कही है उन पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये महीना तो आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठतम दिख रहा है। इसका आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है, बस गुस्से पर नियंत्रण आपको बहुत रखना पड़ेगा। चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना तो बहुत परिवर्तनशील है, क्योंकि यहाँ पे गुरु, राहु, केतु तीनों ही बड़े ग्रह राशि बदल रहे हैं, तो इसका प्रभाव ऑब्वियसली बहुत होगा। लेकिन इसमें लग्नेश भी हैं आपके, यानी कि गुरु आपके लग्नेश हैं, उनकी भी राशि बदल रही है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। शुरू करते हैं। पहला जो गोचर होगा वो बुध का होगा। 7 मई को बुध आपके धन स्थान में जाकर बैठ जाएंगे, अच्छा ही है। बुध आपके चौथे घर के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो चौथे भाव के स्वामी का धन स्थान में जाना, यानी कि घर में पैसा आएगा, और अपने से लाभ स्थान में बैठना, घर में पैसा आएगा। और कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदनी है, या प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था, क्योंकि छठे घर के स्वामी सूर्य के साथ बैठे हैं, तो उसका भी एक उसको सॉल्व करने का, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी में रिटर्न वर्क या कोई सरकारी कार्य छूट रहा था, रजिस्ट्रेशन करानी है, म्यूटेशन करानी है, ट्रांसफ़र करानी है, पावर ऑफ अटर्नी का कुछ काम है, इस प्रकार की चीज़ों के लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। और वो सप्तमेश भी हैं और धन स्थान में बैठे हैं, यानी कि आपके पति या पत्नी को भी धन का लाभ होगा। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी कुछ नया काम, कोई नया ऑफर, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। और बिजनेस में भी क्योंकि सूर्य का साथ है और सप्तम से 12वें के स्वामी, कोई खर्चे बढ़ेंगे, कुछ इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, लेकिन कुछ सरकारी बाधाएं आई थी उनको सॉल्व करने का, उनसे निकलने का अवसर मिल सकता है। यहाँ से दोनों ही मिलकर अष्टम को देखेंगे। सूर्य सरकारी चीज़ों के कारक है, बुध लीगल चीज़ों के कारक है, अदालत के कारक है, वकीलों के कारक हैं। तो उनका अष्टम को देखना, यानी कि अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी जुड़ा कुछ रिटर्न वर्क अटक रहा था, पेपर अटक रहा था, कोई परमिशन आपको चाहिए थी, कुछ भी जहाँ पे सरकारी और लीगल चीज़ें आ गई, उनको सॉल्व करने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। तो ये अच्छी चीज़ है। बस बुध बाधकेश है, जो लोग की पेमेंट्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, लेन देन बहुत रहता है, उनकी पेमेंट्स थोड़ी डिले हो सकती है, अटक सकती है। अदरवाइज अच्छा है। बुध आदित्य योग बन रहा है दूसरे घर में, ये भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा और बुद्धिमत्ता के लिए अच्छा है। धन स्थान है तो बुद्धि पूरा काम करेगी धन कमाने के लिए, यानी कि पूरा अपने बुद्धिमत्ता को, अपने रिसोर्सेज को आप अप्लाई करेंगे, तो अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, सब में धन अर्जित कर पाएंगे। तो ये अच्छा, रिटेंशन पावर के लिए अच्छा है। इवन यहाँ पे बुध आदित्य योग बन गया तो वाणी भी आपकी एक थोड़ी सी प्रभावशाली हो सकती है, तो अच्छा है। इसके बाद होगा गुरु का गोचर, जो बहुत विशाल है। गुरु 14 मई को आपके चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे। अब ये चीज़ समझनी है कि ये गुरु जो है, ये नॉर्मल स्पीड के गुरु नहीं है, ये अतिचारी गुरु हैं, ये बहुत तेज़ गति से भागने वाले गुरु हैं। अगर आपको याद हो तो 1 मई 2024 को गुरु का गोचर हुआ था, वो आपके मेष को छोड़कर वृषभ में आए थे। अब आ रहे हैं 14 मई को, तो ये क्या हुआ, 1 साल 14 दिन का समय लगा। पर यहाँ पे केवल मई से अक्टूबर तक रुकेंगे। अक्टूबर में क्योंकि अतिचारी हैं, वो आगे भाग जाएंगे, आगे आ जाएंगे, कर्क में उच्च के हो जाएंगे, फिर दिसंबर में वापस गिर जाएंगे। तो ये गुरु का खेल बहुत निराला होने वाला है। अब जब हम कहते हैं कि वक्री ग्रह मंदता लाता है, तो अतिचारी ग्रह तेज रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे बहुत तेज रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। मैंने शनिदेव पर एक विस्तृत वीडियो बनाई ही है। अब देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर मई में होगा, तो उनके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ही, क्योंकि वो इस त्रिमासिक राशिफल में कवर नहीं कर सकते, बहुत बड़ा टॉपिक होगा, बहुत चीज़ें उसमें अगर मैं यहाँ पे बताना शुरू कर दिया तो छूट जाएगी, और जो इस वीडियो का औचित्य है वो भी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे संक्षिप्त में ही बताऊंगा, लेकिन एक अलग से वीडियो, विस्तृत वीडियो बृहस्पति महाराज पे आएगी। सबसे पहले चौथे घर में गुरु आ गए। यहाँ पे राजयोग बन रहा है, क्योंकि गुरु जो है आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं, लग्नेश भी हैं, दशमेश भी हैं, तो ये उच्च कोटि का राजयोग बनता है।
इसके साथ ही जब लग्नेश केंद्र में आता है तो केंद्र बल मिलता है, और यहाँ पे आपके जो 4 केंद्र हैं वो शनि और बृहस्पति से प्रभावित हैं। सारे केंद्र शनि और बृहस्पति से प्रभावित हैं, यानी कि केंद्रों में शनि बृहस्पति का बल आ गया। शनि आपके सप्तम को भी देख रहे हैं और आपके 10वें को भी देख रहे हैं, और लग्न में बैठे हैं, तो 3 लग्न शनि के अधीन है, 3 केंद्र शनि के अधीन है, और गुरु का प्रभाव 10वें पर और 4थे पर है। तो ये केंद्र बल मिल गया। जब इतने बड़े ग्रह केंद्र भाव में होते हैं, अब इनसे बड़े ग्रह कौन होंगे, बल्कि एक 2.5 साल रुकेंगे, और एक, अब ठीक है वो अतिचारी होकर 2-2.5 महीने आगे चले जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 1 साल रुकेंगे। तो ये केंद्र बल क्या करता है, जीवन में स्थिरता लाता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म चीज़ें, कुछ लॉन्ग टर्म करना, कुछ बड़ा करना, कुछ स्टेबिलिटी के साथ करना। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, स्टेबिलिटी। ये जो 3 लग्न होते हैं ना, इनको स्टेबिलिटी नहीं मिलती बहुत आराम से, लेकिन ये वो टाइम है जब स्टेबिलिटी आती है। मैं हमेशा कहता हूँ बहुत टैलेंटेड होते हैं अगर हम केवल सामान्य आधार पे बात करें ना, क्योंकि फिर कुंडली के हिसाब से चीज़ें बदल जाती है कि आपके लग्न में ही बुध शुक्र है, पंचम में बुध शुक्र चंद्रमा है, लग्न में चंद्रमा है, तो क्रिएटिविटी बदल जाती है, बुद्धिमत्ता बदल जाती है। लेकिन आमतौर पर ये जो 3, 6, 9, 12 वाले लोग होते हैं, ये सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और बुद्धिमान होते हैं, पर स्टेबिलिटी नहीं होती। टैलेंट है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए सक्सेस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर टैलेंट और स्टेबिलिटी में से अगर कोई चीज़ एक ज़्यादा आपको सफलता दिला सकती है ना, वो शायद स्टेबिलिटी है। कई ऐसे लोग हैं, कई टैलेंटेड क्रिकेटर आए पर स्टेबिलिटी नहीं थी, वो आए 1-1.5 साल रहे और निकल गए, कोई आज जानता भी नहीं है। लेकिन एक स्टेबिलिटी वाला प्लेयर था जिसको, जो इतना टैलेंटेड नहीं था लेकिन स्टेबिलिटी, इतना मेहनत, राहुल द्रविड़, वो इतना लंबा अरसा खेले। अगर कोई देखे, कोई फ्लैम्बंस नहीं है उनके क्रिकेट में, कोई ऐसे शॉट नहीं, कोई छक्के नहीं मारते थे, लेकिन स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी हमेशा आपको लॉन्ग टर्म अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये वो टाइम है जब टैलेंट तो आपके पास है ही, लेकिन ये स्टेबिलिटी का जो प्रभाव है ये आपको और अच्छा रिजल्ट देगा। केंद्र बलम, 4थे घर के गुरु अतिचारी, ये चीज़ ध्यान रखना है, अतिचारी। प्रॉपर्टी, वाहन, सब में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने कहा था मंगल की भी स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई अप्रैल में। अब अगर आप बहुत टाइम से कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, नहीं मिल रहा, अब ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर्टी में कहीं भी डाल दें। आज की डेट में प्रॉपर्टी में फ्रॉड इतना है, और फ्रॉड तो अलग चीज़ है, कहाँ लगाएं कि पैसा बच जाए और राइज हो या इन्वेस्टमेंट का लाभ मिले। अब महंगे लोग फ्लैट ले लेते हैं, लेकिन वो भले कितने का लो, वो बिकता नहीं है बहुत आराम से। बहुत रेयरली होगा कि आज के डेट में जो रेट्स में फ्लैट आप खरीद रहे हैं वो उसी में बिक जाए। आप मन में कितना भी प्राइस बोल दें कि भाई ये तो 2.5 करोड़ का, 3 करोड़ का, जब बेचने जाएंगे कोई खरीदारी नहीं मिलेगा तो कहाँ से होगा लाभ। लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छी जगह पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, और बहुत अच्छा मौका मिलेगा, यानी कि प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। अब बृहस्पति वृद्धि के कारक है, 4था घर है, तो प्रॉपर्टी, भौतिक सुख, लग्जरीज, माता जी की सेहत के लिए भी थोड़ा बेटर होगा। अगर माता जी के आपके कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो वो भी बेटर होगा। घर में सुख संपत्ति आएगी, घर में पैसा आएगा, घर में खुशियाँ आएंगी, घर में अच्छा माहौल रहेगा, खुशियों का जो अभाव था वो कम होगा, अच्छा वाहन, बड़ा वाहन कोई ले पाएंगे, बहुत श्रेष्ठ है ये। वो 10वें के स्वामी है, 10वें से सप्तम में बैठे हैं, यानी कि रिकॉग्निशन, प्रमोशन, और लग्न के स्वामी भी हैं, ये भी पद प्राप्ति दिखाता है। तो जो लोग जॉब करते हैं, पद प्राप्ति के बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ योग बन रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम पर है, ये ज्ञान के वर्धन, नई चीजें सीखना, ज्ञान, ऑकल्ट विद्याएं, इनके लिए बहुत अच्छा है। और धन के कारक है, वृद्धि के कारक है। जो गुप्त धन का काम करते हैं या कुछ नॉर्मल से हटके करते हैं, उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लाभ, क्योंकि प्रॉपर्टी के भाव में बैठ के देख रहे हैं, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लाभ या वसीयत आदि से बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और गुप्त विद्याएं को सीखने के लिए स्टेबिलिटी के साथ बहुत उपयुक्त योग्य का बन रहा है, तो बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। अष्टम पे बृहस्पति की दृष्टि निश्चितता लाती है। शनि होते, राहु होते तो निश्चितता आती, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जीवन में निश्चितता लाती है। तो जो बृहस्पति हैं ये आपके जीवन में स्टेबिलिटी का काम करने वाले हैं। बृहस्पति का एक इम्पैक्ट 10वें घर पर रहेगा, और उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है, खुद की राशि भी है, स्वराशि भी, और मूल त्रिकोण राशि है। बहुत अच्छा कर्म भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, यानी कि, और भाग्य के कारक हैं, तो कर्म भाग्य, आप ये मान लीजिए कि जो आप इस 1 साल में करेंगे ना, मैं तो 3 महीने की अभी बात कर रहा हूँ, लेकिन 1 साल में जो करेंगे वो सार्थक होगा, बल्कि आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी। स्ट्राइक रेट
मतलब कि आप कितनी बॉल खेलते हैं, कितने रन बनाते हैं, तो वो उस हिसाब से जो स्ट्राइक रेट है आपका, कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस का जो स्ट्राइक रेट है ना, वो बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत शुभ है, बहुत शुभ। कर्म भाव, मैं हमेशा बताता हूँ ना कि ये भाव पूर्ण योग कारक भाव है। लग्न और 10वां, बहुत महत्वता होती है इन भावों की। ये पूर्ण योग कारक भाव होते हैं नारी ज्योतिष के हिसाब से, यानी कि वो भाव जो पूर्णता देते हैं। तो वहां पे लग्नेश का देखना, ये आपके जीवन में पूर्णता लेकर आएगा। आप यकीन मानिए, आपके कई काम जो आपने सोच के बैठे थे ना कि करना है नहीं हो रहे, वो सब हो पाएंगे। और अपने जीवन का स्तर, मैं केवल लग्जूरियस जीवन की नहीं करा, पद प्राप्ति, बल्कि एक जो आपकी पहचान अगर आप बनाना चाहते हैं ना, वो टाइम हो जब पहचान बना पाएंगे। बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा, अवश्य लाभ मिलेगा आपको। करियर में तो बहुत तेज गति से, और कर्मों में पूरे जीवन का जो स्तर है आपका, वो बहुत सार्थक होने वाला है। बृहस्पति का प्रभाव 12वें घर पर भी है कि विदेश संबंधित सफलताएं दिखाते हैं, और विदेश में जाने का मौका। चौथे घर में है तो विदेश में इमिग्रेशन का मौका, विदेश में यात्राएं आपकी बढ़ने वाली है, और विदेश से लाभ तो यहाँ पे कई गुना आपको मिलेगा, और गुप्त धन है तो उसमें भी लाभ मिलेगा। बृहस्पति चौथे घर में है और 12वें घर को एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं बहुत टाइम से, 12वां घर व्यय है, प्रॉपर्टी के सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई बहुत अपना घर बेचना चाह रहे हैं, आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा योग बन जाता है। और ये गुप्त धन की वृद्धि फिर से दिखा रहा है। तीर्थ स्थलों के दर्शन, आप इस एक साल में इतने तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे जितने आपने भी विचार नहीं किया होगा। तो बहुत अच्छा है, ज्ञान वर्धन करने वाला ये गोचर होगा गुरु का। मैंने कहा ना, इसमें बहुत और चीजें हैं, वो मैं बनाऊंगा अलग से। शनि का प्रभाव और गुरु दोनों का प्रभाव 10वें घर पर, ये कर्म है, कर्मठता। आप में से बहुत लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है, उस मेहनत का रिजल्ट भी मिलेगा। मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन क्या रिजल्ट मिलता है? नहीं, बहुत आराम से नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि भाग्य और समय, भाग्य और हार्डवर्क दोनों का प्रभाव कर्म भाव पर है, आपका जो हार्डवर्क है ना, इट विल पे ऑफ। बहुत अच्छा है, बहुत शुभता है। मैं अलग से वीडियोस में अवश्य बनाऊंगा। इसके साथ 15 मई को सूर्य का गोचर हो जाएगा, और वो आपके वृषभ में आ जाएंगे, यानी कि तीसरे घर में। उपचय भाव के स्वामी है, उपचय भाव में आ गए। छठे घर के स्वामी हैं, उपचय भाव में आ गए। ये अच्छा है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इसके साथ ही कुछ बड़े डिसीजन लेने का ये आपको अवसर प्राप्त होगा। यात्राओं का योग होगा। भाई बहनों से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से वो पूरी दृष्टि भाग्य स्थान पर डालेंगे। सूर्य अपने से सप्तम भाव पर पूरी दृष्टि डालता है, तो भाग्य प्रज्वलित हो जाता है। इसलिए पूर्णिमा कब होती है? जब भी चंद्रमा से या सूर्य से चंद्रमा सप्तम भाव में होते हैं, तो वो पूर्णिमा होती है, क्योंकि पूरी दृष्टि सूर्य की उस भाव पर पड़ती है, चंद्रमा पर पड़ती है। तो ये भाग्य प्रज्वलित करने वाला, इतना अच्छा गोचर हुआ, ऊपर से सूर्य का प्रभाव भी आ गया, तो गुडविल, नाम पहचान सब कुछ बढ़ेगा। बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। भाई बहनों से, दोस्तों से थोड़ी मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन अच्छा गोचर है। और इसके बाद होगा, अच्छा, गुरु का एक और प्रभाव होता है, वो अपने से 12वें भाव पर और उसमें बैठे ग्रहों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो छठे घर के स्वामी है, तो कोई लीगल केसेस आदि में भी आपको लाभ मिल सकता है। ये गुरु का एक सूत्र है। गुरु अपने से 12वें में, शुक्र अपने से दूसरे भाव को, इसलिए 12वें घर के शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो लग्न को ही फ्रक्टिफाई कर देते हैं और उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। इसके बाद होगा राहु और केतु का गोचर। राहु आपके 12वें, ये होगा 18 मई को। राहु आपके 12वें घर में आ जाएंगे, और केतु आ जाएंगे आपके छठे घर में। प्रथम दृष्टिया दोनों की ही स्थिति बहुत अच्छी है। राहु 12वें घर में, उनका अपना भाव है, विदेश का भाव है, गुप्त चीज़ों का भाव है, बेड प्लेजर्स का भाव है, आपके जो सीक्रेट डिज़ायर्स हैं, हिडन डिज़ायर्स हैं, उनका भाव है। और राहु उन सबके कारक हैं, जो आपके हिडन डिज़ायर्स होते हैं ना, जो सामान्य जगह पर हम नहीं रखते, सामान्य लाइफ में नहीं रखते। हर व्यक्ति के होते हैं अपने अपने, कुछ फैंटेसीज होती हैं, डिज़ायर्स होते हैं। ऑब्वियसली उनको फैंटेसीज इसलिए कहा जाता है, वो गुप्त होती हैं, वो प्राइवेट होती है। तो ये टाइम है अपनी प्राइवेट फैंटेसी, जो भी आपकी इच्छाएं, किसी भी प्रकार की, मैं केवल बेड प्लेजर से नहीं कह रहा, किसी भी प्रकार की चीज़ों को पूर्ण करने का। इच्छाएं होती है ना, कि हाँ, वो देखिए, इच्छाएं अगर रह जाती है ना, तो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप, ये कलयुग है, आप केवल अगर एक ही चीज़ में रहेंगे ना, कि केवल पूजा पाठ ही करनी है, उससे भी पूरी सार्थकता नहीं आती। ये कलयुग है, मैं कह रहा हूँ ना, कलयुग है। और कलयुग में तो मंत्र जाप ही काफ़ी होता है। तो मैं कहूँगा कि एक बैलेंस रहना चाहिए, जहाँ पे अपने जीवन में आप अपने जीवन को एंजॉय भी करें, और एक सात्विकता भी रखें। एक रजस और सत्व का गुण होना चाहिए। तामसिक चीज़ें फिर भी अवॉइड करिए, लेकिन रजस और सात्विकता का एक मेल होना चाहिए जीवन को बैलेंस रूप में आगे बढ़ाने के लिए। तो राहु का प्रभाव 12वें घर में बहुत अच्छा रहेगा। ये उन्हीं का भाव है, तो अपनी इच्छाओं, अपनी डिज़ायर्स, अपने जो भी आपके हिडन डिज़ायर्स हो, अदरवाइज डिज़ायर्स हो, उनको पूरा करने का। और
गुप्त धन की वृद्धि, विदेश से लाभ ही लाभ, विदेश से लाभ ही लाभ। जो विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। राहु का प्रभाव अष्टम पर है, गुप्त विद्याएं, तंत्र विद्याएं सीखने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कोई भी तंत्र विद्या सीखनी है, और यहाँ पे गुरु का प्रभाव भी आ गया तो किसी गुरु के द्वारा, अदरवाइज ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि कई लोग मैंने जानता हूँ वो बिना किसी गुरु के इन चीज़ों में डल जाते हैं, पड़ जाते हैं, और फिर बहुत बुरा प्रभाव होता है। बहुत प्रोसेस होते हैं। आप एक नॉर्मल सा मंत्र साधने के लिए भी ना, उससे पहले बहुत चीज़ें करी जाती हैं, कवच पढ़े जाते हैं, बहुत चीज़ें करी जाती हैं, तब जाकर आप उस मंत्र को पढ़ने लायक होते हैं। तो इसलिए कुछ सीखना है तो किसी के द्वारा, किसी के मार्गदर्शन में कीजिएगा। अष्टम के राहु तेज गति से पैसे को बढ़ाते हैं, गुप्त धन को, तो लेकिन वैसे भी बहुत नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकते हैं, तो तैयार रहेगा उनके लिए। और राहु का चौथे घर पर प्रभाव इमिग्रेशन, विदेश में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। और ये गुरु और राहु 4, 8, 12 को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये वो टाइम है जब आपका अध्यात्म भी बढ़ेगा और आपके भौतिक सुख भी बढ़ेंगे। और ये जैसे मैंने कहा ना, यही एक बैलेंस होता है जीवन में। बस ध्यान ये दीजिएगा, अष्टम पर राहु का प्रभाव है, बृहस्पति का भी प्रभाव है। कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऑकल्ट में घुस जाता है, और अगर कुंडली में चंद्रमा वीक है, मंगल वीक है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए। हर कोई व्यक्ति नहीं ऑकल्ट में आ सकता, इंटरेस्ट अलग चीज़ है, लेकिन कुछ कुछ लोग आके बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अगर चंद्रमा बहुत वीक है तो बहुत ज़्यादा साधना अवधि में मच जाएगा, उनके लिए बहुत ईजी नहीं होता, प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती है। लेकिन गुप्त धन आदि बढ़ेगा। अच्छा, सेहत पर ध्यान दीजिएगा। अष्टम पर राहु गुरु का प्रभाव है, तो प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम थोड़ी तंग कर सकती है। लेकिन ये राहु का प्रभाव भी चौथा भाव, ये दोनों एक्सपेंशन के कारक है ना, तो चौथे भाव पर राहु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, घर में लग्जरी लाइफस्टाइल बहुत इंप्रूव होने वाला है। विदेशी चीजें आप लाएंगे, महंगी चीजें आप खरीदेंगे। और गुरु राहु का प्रभाव 12वें पर अपने ऊपर खर्चा करेंगे। मैंने कहा ना, ये भोग का स्थान है, इसलिए शुक्र भी यहाँ पर बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा तो आ जाता है, खर्च करने की हिम्मत सबके पास नहीं आती, बहुत कम लोगों के पास होती है। लोग पैसा कमा लेते हैं कहीं ना कहीं, यहाँ डाल दूँ, वहाँ डाल दूँ, प्रॉपर्टियाँ डली हुई करोड़ों की, और अब फिर उसके बाद गिनते हैं कि हाई पे इतना पैसा कम हो गया, वो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही। जब आपने इतना पैसा कमाया है और आप उसको भोग ही नहीं कर पा रहे, तो क्या फ़ायदा उस मेहनत का। तो यहाँ पे राहु ना भोग करवाएंगे, बल्कि आपने अगर पैसा अच्छा कमाया है, आप देखेंगे आप अपने जीवन को इंजॉय करना शुरू कर देंगे। आप 12वां घर है तो वैकेशन, फॉरेन वैकेशन, लग्जूरियस वैकेशन, अपनी मन मर्जी की चीज़ें खरीदेंगे। इस टाइम पे व्यक्ति डरता नहीं है कि कुछ अपने लिए करने से। अदरवाइज ना थोड़ा सा, खैर मीन वाले तो थोड़ा सा भावनात्मक होते हैं, जब उनको कुछ चाहिए होता है ले लेते हैं, क्योंकि उनके लग्न में शुक्र उच्च के होते हैं, तो मीन वाले ऐसे नहीं होते। लेकिन कुछ है जैसे वृषभ वाले लोग हैं, वो बहुत कम खर्चा करते हैं। तो यहाँ पे, खैर वहाँ पे हम नहीं जा रहे, लेकिन ऑलरेडी 12वें घर में राहु, यानी कि आपके जीवन का जो भोग है उसका आनंद आपको प्राप्त होने वाला है। तो बहुत अच्छा ये प्रभाव है, इसका लाभ अवश्य अवश्य उठाइएगा। इसके साथ केतु का गोचर, छठे घर के केतु भी बहुत अच्छे होते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। मंगलवद केतु, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मंगल केतु की तरह होते हैं, बल्कि मैं नहीं कहता, कई लोग कहते हैं। वो ऐसा नहीं कि हर जगह वो एक इस तरह के प्रभाव देंगे, कुछ कुछ जगहों पर मंगल केतु समान रूप से प्रभाव देते हैं। वैसा ही छठा भाव है, छठे भाव में केतु मंगल जैसे उग्र हो जाते हैं, और छठे भाव में उग्र ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कंपटीशन है, अदालती कार्रवाइयाँ हैं, अपने दुश्मनों पर हावी रहना है। छठे घर के केतु दुश्मन रणछोड़ बन जाते हैं, यानी कि रण छोड़कर भाग जाते हैं। तो किसी भी जगह पे आपके एनिमीज हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स है, उन सब से निकलने का बहुत श्रेष्ठ ये अवसर है, बहुत श्रेष्ठ ये मौका है। आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट केतु यहाँ पे आपको देने वाले हैं। लाभ उठाइएगा इसका जितना उठा सकते हैं। और केतु का प्रभाव दूसरे घर पर इनकम के सोर्सेज को बदलने का मौका, और 10वें घर पर गुरु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, केतु का प्रभाव। अगर जॉब चेंज करनी है, स्ट्रीम चेंज करनी है, रोल चेंज करने हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगर आप चाह रहे थे ना कि कोई ठीक है स्ट्रीम भी नहीं करनी, थोड़ा सा रोल अलग मिल जाए, कुछ अलग करने को मौका मिल जाए, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। जॉब चेंज का और उसके साथ रोल चेंज का, और कई लोगों के लिए तो स्ट्रीम चेंज भी अगर करना चाहते हैं, केतु बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं। और छठे घर के केतु बहुत नई चीज़ें सिखाते भी हैं, ये भी अच्छा। छठे घर के केतु किसी रोग से भी निकालते हैं। छठे घर में अगर आपके केतु आते हैं तो कोई पुरानी बीमारी चल रही थी, उससे निकलने का मौका भी मिलता है। पर छठे घर के केतु पेट के बहुत रोग देते हैं, तो अपने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पर बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक गोचर और होगा, मैं केतु पर भी एक अलग वीडियो अवश्य बनाऊंगा ही।
इसके बाद एक गोचर और होगा, वो होगा और देखिए केतु का, शनि का, इन सारे ग्रहों के कार्मिक प्लैनेट्स गुरु शनि केतु, आप सच में आप इस एक साल में ना मेहनत करिए, मैं कहूँगा मीन वालों को। बहुत संभव है कि इस साल में करी गई मेहनत ना आपको जीवन भर बिठा कर खिला सकती है। ये मेरी बात, इसको नॉर्मली मत लीजिएगा, ये नॉर्मली नहीं होता। कर्म भाव पर केतु, बृहस्पति, शनि, वो भी अच्छी अवस्था में सारे, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जीवन भर बैठकर कमाएंगे या खाएंगे। ये इस पर ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा। इसके बाद बुध का गोचर होगा 23 मई को, और 23 मई को बुध आपके चौथे घर में, दूसरे घर में आकर बैठ जाएंगे वृषभ में। फिर से बुध आदित्य योग बनेगा, और ठीक है यहाँ पे भी बुध आदित्य योग का बनना, अपनी प्रॉब्लम्स के कुछ सॉल्यूशन मिलेंगे। और चौथे घर के स्वामी अपने से 12वें घर में बैठ गए, तो कोई प्रॉपर्टी आदि बेचना चाह रहे थे तो यहाँ पे भी अच्छा योग बन जाता है, और बुद्धिमत्ता, लॉजिकलिटी, वो सब कुछ रहेगा। तो ये भी बुध का गोचर आपके लिए अच्छा ही है। इसके बाद 31 मई को एक और गोचर होगा, वो होगा शुक्र का, लेकिन उसका प्रभाव हमें जून से ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि वो एकदम महीने के अंत में है, तो जून में ही हम उस चीज़ को कंसीडर करेंगे। तो अब जून की तरफ ही चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना भी ठीक ठाक ही है, इसमें कुछ परिवर्तन हो ही रहे हैं। पहला तो शुक्र का ही होगा, 31 मई को उनका गोचर हो चुका होगा, तो जून से उनका प्रभाव आएगा। तो दूसरे घर में शुक्र विराजमान हो जाएंगे। तो शुक्र दूसरे घर में अच्छे ही माने जाते हैं, लक्ष्मी के कारक हैं, लक्ष्मी ही है खुद, और उनका धन स्थान में आना यानी कि लक्ष्मी की वृद्धि होगी, परिवार में वृद्धि होगी। ये बृहस्पति का चौथे घर में बैठना, शुक्र का कुटुंब भाव में आना, यानी कि घर में ना खुशियाँ, घर में सुख संपत्ति, संपदाएं, भौतिक सुख, अच्छा माहौल, सेलिब्रेशन, इन सब का योग बन जाता। तो शुक्र का यहाँ पे आना अच्छा है। वो अष्टमेश है, तो बस एक चीज़ का ध्यान देना है, वाणी पर यहाँ पे बहुत कंट्रोल करना है, वाणी पर बहुत ध्यान देना है। और अचानक से धन प्राप्ति का योग बना ही देते हैं। अष्टम के शुक्र स्वामी है, और शुक्र सबसे बड़ी बात है, और दूसरे घर में अचानक से धन की प्राप्ति, गुप्त धन की वृद्धि, और एक प्रकार से कुछ स्रोत जो आपके पैसे के हैं उसमें बदलाव आ सकता है। शुक्र का दूसरे घर में जाना आपके पति या पत्नी की इनकम को भी बढ़ाता है, क्योंकि कारक होते हैं उनके। बस ध्यान ये देना है कि जब भी करियर के किसी भाव से शुक्र का प्रभाव या संबंध बन गया, तो ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। तो ये शुक्र ऑफिस पॉलिटिक्स भी लेकर आएंगे, यानी कि जून के महीने में ऑफिस पॉलिटिक्स आपको तंग करेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। और दूसरे घर के शुक्र दांतों के रोग, आंखों के रोग भी दे सकते हैं। तो हो सकता है कोई रूट कैनाल, कोई दांतों की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाए, कैविटीज अचानक से दर्द, उसके कारण दर्द हो जाए, या कुछ भी डेंटल इश्यूज आपको आ सकते हैं। खर्चा थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका खर्चा थोड़ा सा व्यर्थ का भी ज़्यादा, मतलब कि बस सोच लिया तो लेना है, फिर बाद में समझ आ गया कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं थी, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तो ये शुक्र का प्रभाव आपके लिए अच्छा ही है। शुक्र का एक दृष्टि अष्टम पर हो गया। शुक्र कारक है तंत्र के, राहु के साथ। शुक्र तो पूरा, राहु तो फिर हम ज़्यादा बात करते तो जो ज़्यादा वामाचार आदि और अविचार कर्मों में आ जाते हैं, लेकिन प्रॉपर जो कारक हैं शुक्र के, तंत्र के, वो शुक्र ही हैं। तो उनका अष्टम पे प्रभाव, कोई तंत्र सीखना है, कोई साधना सीखनी है, या कोई तंत्र शांति कर्म कराना। तंत्र में शांति कर्म बहुत है, तंत्र की पूजाएं शांति कर्म के लिए करनी चाहिए। जो बाकी चीज़ें होती है ना, मारण, मोहन, वशीकरण आदि, उसके लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका उपयोग करेंगे आप तो नेगेटिव प्रभाव भी मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छा, गुप्त धन की वृद्धि। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, शुक्र सप्तम से अष्टम में आ रहे हैं और अष्टम को देख रहे हैं, यहाँ पे ना ध्यान भटकता है, अपने पति या पत्नी की तरफ आकर्षण नहीं होता, ध्यान भटकता है, तो वो आपको चीज़ तंग करेगी, ध्यान दीजिएगा उसका। इसके बाद बुध का गोचर होगा, और बुध आपके चौथे घर में ही आकर बैठ जाएंगे 6 जून को, अपनी ही राशि में है, अपने ही भाव में है, और यहाँ पे भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बाधकेश है आपके, तो ठीक है, थोड़ी बहुत बाधाएं देंगे, लेकिन यहाँ पे बैठकर पंच महापुरुष योग बनाना, लग्नेश के साथ बैठना, और 10वें घर को देखना, पद प्राप्ति, प्रमोशन, अच्छा काम, अच्छा नाम, सब कुछ अच्छा है। प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी लग्नेश, दशमेश, अच्छी प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी, मन माफिक प्रॉपर्टी, मन माफिक कार, मन माफिक वाहन, बहुत अच्छा सब कुछ दिख रहा है ये। और यहाँ पे देखिए दोनों केंद्रों के स्वामी, सारे केंद्रों के स्वामी साथ में बैठ गए, 12, 9 गुरु, 7, 4 बुध, तो चारों केंद्रों के स्वामी साथ में बैठे हुए केंद्र भाव में। ये बहुत सार्थक एक
समय दिख रहा है। ये मैंने कहा ना कि शनि, जो मैंने कहा था शनि और गुरु कुछ ऐसा करवाएंगे कि लॉन्ग टर्म तक बैठकर खा सकते हैं। ये वो टाइम होगा, ये वो एक्टिवेशन होगा जब आप कुछ ऐसा कर पाएंगे कि लॉन्ग टर्म कुछ धन का स्रोत या कुछ बहुत स्टेबल करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है और भौतिक सुखों के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तमेश जो है वो एक तो लग्नेश और 10वें घर के स्वामी के साथ, और यहाँ पे भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। बहुत अच्छा इसका लाभ रहेगा। इसके बाद 7 जून को मंगल का प्रभाव होगा, और वो हाँ यहाँ पे ये भी अच्छा ही है, क्योंकि छठे घर में मंगल अच्छे होते हैं, केतु अच्छे होते हैं, और अंगारक दोष छठे घर में और भी अच्छा होता है। मैंने कहा ना हर जगह पे अंगारक दोष अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, सप्तम में नहीं देगा मैरिड लाइफ के लिए, दूसरे घर में नहीं देगा, लेकिन छठे भाव में अंगारक दोष तो और भी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे कोर्ट केसेस हो, प्रॉब्लम्स हो, दुश्मन हो, अपने दुश्मनों का अंत करना हो, लीगल मैटर्स का अंत करना हो, कॉम्पिटिटिवनेस हो। मैंने कहा ना ये अब ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ेगी, तो शुक्र के जब तक ये 7 जून का रहेगा पहला हफ्ता कष्टकारी जाएगा, लेकिन जैसे ये मंगल का गोचर हो जाएगा ना, आप उन लोगों को पलट कर जवाब देना शुरू कर देंगे। तो कंपटीशन के लिए, दुश्मनों के लिए बहुत अच्छा है। संकल्प शक्ति बढ़ती है, हिम्मत आती है व्यक्ति के अंदर, अपनी कमजोरियों को समझता है, अपनी प्रॉब्लम्स को समझता है, उनको काम करता है। एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। ये अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, केतु के साथ बैठे, केतु काटते हैं। अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे बहुत अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा जिनकी दशा अंतरदशा नहीं चल रही, क्योंकि मंगल आपके अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, और शुक्र जो है वो अष्टमेश है, और ये त्रिकोण के संबंध में आ गया, और केतु का प्रभाव आ गया। जिनका बहुत बुरा समय चल रहा था ना, दशा अंतरदशा बहुत बुरा इस समय चल रहा होगा, उनके लिए यहाँ पे जॉब जाने का योग बन जाता है। बहुत लोगों के लिए नहीं होगा, कम लोगों के लिए होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर दिख रहा है कि संभावना ही ऐसी बन रही, कंपनी के हालात बुरे चल रहे हैं, आपके संबंध बिगड़े हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आपके जो आसपास के रिश्तेदार हैं यहाँ पे बहुत तंग करेंगे, और यहाँ पे आपके अपने दोस्तों से भी झगड़ा हो सकता है, और कलीग से तो भयंकर झगड़े होंगे आपके। यहाँ पे अपनी उग्रता पर ध्यान दीजिएगा कि मंगल का एक प्रभाव ये अंगारक दोष बना के लग्न पर, और लग्न में शनि है ऑलरेडी, बहुत एग्रेशन रहेगा, बहुत एग्रेशन, तो इस पर विचार कीजिएगा। लेकिन मंगल अपने ही भाव को देख रहे होंगे, वृश्चिक वाले भाव को, तो भाग्य का तो भरपूर साथ मिलने वाला है। और क्योंकि 12वें घर पर भी देखेंगे, धन के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान के राहु बैठे हुए हैं, विदेश से तो इतना पैसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन फिर से राहु पर भी मंगल का प्रभाव गुस्सा दिखाता है, बहुत इम्पल्सिव एग्रेशन, कि आपको खुद नहीं पता होगा आप कहाँ पे गलत रिएक्ट कर देंगे, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब एक चीज़ है मैरिड लाइफ, क्योंकि सप्तम से 12वें में अंगारक दोष बन गया ना, शनि का प्रभाव सप्तम पर है, तो ये मैरिड लाइफ में ना झगड़े कराएंगे, और कई लोग यहाँ पे इस स्तर तक गिर जाएंगे कि फिर आगे बढ़ने का उम्मीद ही नहीं रहेगी। तो मैरिड लाइफ पर तो आपको ध्यान दे के रखना ही है। इसके बाद 15 जून को सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य भी आपके चौथे घर में आ जाएंगे। दिग्बल समाप्त हो जाता है। जो लोग जॉब करते हैं उनको, और बड़े स्तर पर उनकी पोस्ट है, तो उनको अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अदरवाइज सूर्य का भी चौथे घर में आना ठीक ठाक है। यहाँ से वो 10वें घर को देखेंगे, और 10वें से सप्तम में इतने सारे ग्रह हैं, जिसमें 10वें से 10वें का स्वामी भी है बुध, लग्नेश भी है, योग कारक ग्रह जो आपके पूर्ण योग कारक बन जाते हैं बृहस्पति। तो प्रमोशन अचानक से हो सकती है, लेकिन जो लोग बड़ी पोस्ट पे हैं उनको अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराने में दिक्कत आएगी। चौथे घर में सूर्य आते हैं तो ना थोड़े ईगो क्लैशेस होते हैं, तो पैसों को लेकर झगड़े हो सकते हैं घर में। और छठे घर के स्वामी हैं तो कोई प्रॉपर्टी का लीगल केस चल रहा था, सॉल्व हो सकता है, लेकिन घर में ईगो क्लैशेस, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की लड़ाई हो जाती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ज़्यादा करता हूँ या करती हूँ, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा रह सकता है। लेकिन अच्छा है सूर्य का, और इतने सारे ग्रह जब 10वें घर को देखते हैं, अगर आप जॉब चेंज करने के इच्छुक हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, शनि सूर्य केंद्र में है, एक दूसरे से बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो इस पर बहुत विचार करना है। राहु का प्रभाव है सूर्य पर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घर में चोरी आदि थोड़ी सी हो सकती है। और अगर आप पॉलिटिक्स आदि में यहाँ पे जहाँ पे बहुत सोशली आप लोगों से मिलते हैं ना, कुछ लोग नाम खराब करने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद 22 जून को बुध का गोचर फिर से होगा। देखिए बुध कितनी जल्दी राशि बदल रहे हैं, क्योंकि वो उनका एक सामान्य गोचर होता है। वो रुके हुए थे बहुत टाइम तक मीन में, क्योंकि वक्री हो गए थे, तो पंचम में बुध आ जाएंगे। और पंचम के जो बुध है वो ठीक ही माने जाते हैं, क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी। सप्तम के स्वामी है, सप्तम से लाभ में आपको बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा, और पति या पत्नी का पैसा भी बढ़ेगा। और चौथे घर के स्वामी अपने से दूसरे में प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी को सेल कर या रेंट पर चढ़ाकर लाभ मिलेगा। और क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, यहाँ से वो लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल आइडियाज़ और जीवन को भौतिक स्तर पर सुधारने के आइडियाज़ आएंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है।
तो अच्छा है महीना। बस ये अंगारक दोष थोड़ा सा पेट के रोग की मैंने बात करी थी, पेट के रोग निरंतरता से यहाँ पे आपको तंग करते रहेंगे, तो अपने डाइजेस्टिव हेल्थ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तो ये महीना अच्छा ही है, ये पूरे ही 3 महीने का कालखंड बहुत अच्छे बदलाव लेकर आ रहा है। कुछ नेगेटिव भी है, उन पर ध्यान दीजिएगा। गुस्से पर बहुत नियंत्रण कीजिए। आपको मीन वाले ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं करते, कुछ लोगों को लगता है, लेकिन वो घर में बहुत गुस्सा करते हैं, तो यहाँ पे अपना एग्रेशन पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, वरना दिक्कत हो सकती है। उपाय की बात करते हैं। 3 प्रकार के उपाय आपको करने हैं। पहला, किसी भी धार्मिक स्थल पर कम से कम 5 या 11 धार्मिक पुस्तकों का दान करिएगा। कुछ भी कर सकते हैं, शिव मंदिर में शिव चालीसा, हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस, 5 या 11 जो भी आपको कंफर्टेबल हो। दूसरा उपाय है, आपको पंचामृत से महादेव का अभिषेक करना है, और पंचामृत के बाद आपको गंगा जल से अभिषेक करना है। एक सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण करनी है और गुलाब के पुष्प भी अर्पण करने हैं, और इसके साथ ही आपको 4 घी के दिए भी महादेव को अर्पण करने हैं, और 4 प्रकार के फलों का भी भोग लगाना है। ये सब करने के बाद वहाँ पर बैठकर ओम भूतनाथाय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। भूतनाथ का मतलब भूतों का ही एक मतलब नहीं निकलता इससे, वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन भूत मतलब पंचभूत, जो पंच तत्व होते हैं, जो भूतों के नाथ हो, जो सारी सृष्टि में जो पंच तत्व हैं जो उनके नाथ हैं, वो महादेव हैं। तो पंच ओम भूतनाथाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा, और किसी भी गौशाला में गुड़ का दान कीजिएगा। कितना करना है ये आपके ऊपर है। ये सारे उपाय किसी थर्सडे को कर सकते हैं। कब करना है, वीडियो देखिए, उसके अगले दिन या अगले बार जब भी थर्सडे आता है कर सकते हैं। नहीं मिलता थर्सडे को टाइम तो किसी भी दिन कर लीजिएगा। और जो विदेश में है, यथासंभव वहाँ पे होकर जितना हो सकता है कीजिए, वरना इंडिया में किसी को बोलकर अपने बिहाफ पर करवा लीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।